तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं खोमलेश देवांगन, गुरुकुल कृषि कोचिंग से। तो आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं मैं बायो का एमसीक्यू, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को आप वन बाय वन देखते जाएंगे, कोई भी स्किप नहीं करेगा और कोई भी वीडियो को आधा अधूरा नहीं देखेगा, क्योंकि मैं इसमें 100 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और आपके पीएटी एग्ज़ाम में आना है 15 क्वेश्चन, मतलब 6 गुना से भी ज़्यादा मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और होप ये भी रहेगा कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाएँ। पूरे तो पूरे पॉसिबल नहीं है, बट पैटर्न पूरा अगर यहाँ से समझ में आ गया तो आप लोग एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे। तो मेरा रिक्वेस्ट आप सभी से यही है कि आप लोग यदि देख रहे हैं वीडियो को तो पूरा देखिएगा। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, निम्न में से कौन पौधे के तने और जड़ की मोटाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? क्या चीज़ जड़ की मोटाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? जड़ में मोटाई में जो वृद्धि होता है उसको द्वितीयक वृद्धि भी बोलते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्वितीयक वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स और कैम्बियम। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा, कैम्बियम जिम्मेदार है द्वितीयक वृद्धि या फिर मोटाई में वृद्धि के लिए, किसमें? जड़ और तने में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैस्पेरियन पट्टियों की उपस्थिति किसका एक प्रमुख लक्षण है ना? बाह्य त्वचा का, परिरंभ का, एक्सोडर्मिस का या अंतः त्वचा का? तो कैस्पेरियन पट्टी जो रहती है वो अंतः त्वचा में ही पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अभी कैस्पेरियन पट्टी का क्या काम है ये सब अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा है। बट ये याद रखिए, क्वेश्चन आता है कैस्पेरियन पट्टी कहाँ पर पाया जाता है, तो अंतः त्वचा यानी कि एंडोडर्मिस में पाया जाता है। क्लियर है? ठीक, तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुवांशिकी शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया? ठीक है, अनुवांशिकी के तो जनक जानते हो कि मेंडल हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, अनुवांशिकी शब्द को किसने दिया? ठीक है, तो ऑप्शन दिया है मेंडल, बैटसन, डार्विन और डिब्रीज ने। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा वो क्या होगा? बैटसन नामक वैज्ञानिक ने इसका शब्द को दिया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आ रहा है, द्विअंडपी, युक्तांडपी, जायांग और चतुर्दीर्घी पुंकेसर एवं सिलिकुआ फल प्रकार, है ना? तो ये किस में पाया जाता है करके पूछा जा रहा है। ठीक, तो ये जो पाया जाता है, देखो, कुकुरबिटेसी, क्रूसीफेरी, मालवेसी और कंपोजिटी ऐसा दिया है। तो चतुर्दुर्गी पुमंग और सिलिकुआ फल ये क्रूसीफेरी का एक प्रमुख लक्षण है। या अगर आपको ऐसा भी पूछे कि भाई क्रूसीफेरी के फल को क्या बोलते हैं, तो सिलिकुआ, या क्रूसीफेरी में किस प्रकार का पुंकेसर होता है, तो चतुर्दुर्गी। तो एक ही क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन छुप जाते हैं, तो उसी पैटर्न में आप लोग को सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उससे ज़्यादा ही सॉल्व कर पाओगे। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा नंबर है पांचवा क्वेश्चन आ रहा है आप लोग के स्क्रीन के ऊपर। 9 धन 1 पुमंग की दशा पाई जाती है, जिसमें 9 जो पुमंग रहता है वो आपस में अटैच रहता है और एक स्वतंत्र रहता है। तो इस प्रकार की पुमंग की दशा किसमें पाई जाती है? सिजलपिनोइडी, पेपेलियोनेसी, मालवेसी, कंपोजिटी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो पेपेलियोनेसी, जो कि लेग्यूमिनेसी का एक उपकुल है, उसमें इस प्रकार का पुमंग दशा देखा गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में कौन सा मालवेसी कुल का प्रमुख लक्षण है? ठीक है, मालवेसी कुल का प्रमुख लक्षण पूछा गया है। पृथक पुंकेसरी, युक्तांडपी जायांग, बहुसंगी पुमंग और एक संगी पुमंग। तो मालवेसी का क्या लक्षण? एक संगी पुमंग है, एक संघ में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन, तिर्यक अंडाशय किस कुल का प्रमुख लक्षण है? तिर्यक यानी कि तिरछा अंडाशय किसमें पाया जाता है, कौन से कुल में? ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है और बहुत बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिलिएसी, सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी और कंपोजिटी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो बेटा सोलेनेसी कुल में तिरछा अंडाशय पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां क्वेश्चन आ रहा है, द्विअंडपी, युक्तांडपी, एक कोष्ठी जायांग और आधारीय बीजांडासन किस कुल में पाया जाते हैं? तो आप लोग केवल इसको, ये शब्द को याद रखिएगा, आधारीय बीजांडासन, इसी से ज़्यादातर पूछता है। ठीक है, तो आधारीय बीजांडासन जो है वो कंपोजिटी में पाया जाता है और एक कुकुरबिटेसी में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो नहीं दिया है, कुकुरबिटेसी नहीं दिया, तो ऑप्शन क्या आएगा? कंपोजिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। ठीक है, मेंडल के नियम का अपवाद कौन सा है? ठीक है, मेंडल का नियम का अपवाद कौन सा है? यहाँ पर दिया हुआ है, स्वतंत्र अप्यूहन का नियम, पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम या सहलग्नता का नियम, जिसको लिंकेज बोलते हैं ना। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। ठीक, चलो 10वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन में आ रहा है। द्विसंकर क्रॉस का अनुपात व्यक्त होता है, किस प्रकार का अनुपात व्यक्त होता है देखते हैं भाई। 3:1, 9:3, 3:1, 1, 9:7, 15:1। तो द्विसंकर क्रॉस का जो अनुपात आता है बेटा वो होता है ये 9:3:3:1। ठीक है, ये फिनोटाइप अनुपात है और जीनोटाइप अनुपात भी आता है। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां नंबर का क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे आ रहा है। एक F1 संकर और अप्रभावी जनक के मध्य क्रॉस से प्राप्त अनुपात क्या है। मतलब देखो, सबसे पहले तो समझ लेते हैं किस प्रकार का संकरण है। इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। यदि मैं संकर और अप्रभावी जनक के बीच में क्रॉस कराऊं तो वो क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। तो टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या होता है बेटा, बड़ा इजी है और ये पूछा जाता है 1:1। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सैनिक दीमक है क्या है, नपुंसक नर है कि नपुंसक मादा है। देखो सैनिक जो रहता है वो हमेशा नर रहता है, तो बाकी को तो मारो गोली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और सी में डाउट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो आएगा वो क्या होगा, नपुंसक नर। ठीक है, मतलब स्टेराइल होता है, प्रजनन क्रिया नहीं कर सकते हैं। ठीक, ओके। नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था, ऐसा पूछा गया है। स्लाइडेन और स्वान ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, डार्विन में किया था या पुरकिंजे ने। तो इसको आपने बार बार देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन में, स्लाइडेन और स्वान ने इसका प्रतिपादन किया था या प्रस्तावित किया था कोशिका सिद्धांत। इसमें क्या बताया था कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनता है, हर एक कोशिका पुरानी कोशिकाओं से बनती है। ठीक है, ये सब ऐसा उन्होंने प्रस्तावित किया था। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केचुआ के उत्सर्जी अंग को क्या कहते हैं बेटा, प्रगुहा, पेशनी बोलेंगे, नेफ्रिडिया बोलेंगे या ज्वाला कोशिकाएं बोलेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, नेफ्रिडिया बोलते हैं। केचुआ के जो उत्सर्जी अंग है उसको नेफ्रिडिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां आ रहा है। केचुआ का मुख्य नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ क्या है। ठीक है, यूरिक अम्ल है, अमोनिया है, यूरिया है, अमीनो अम्ल है। तो जब भी केचुआ उत्सर्जन करता है तो अम्ल के रूप में करता है, और कौन सा अम्ल, यूरिक अम्ल। ठीक है, यूरिक अम्ल आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 क्वेश्चन आ रहा है। केचुआ में नर जनन छिद्र उपस्थित होता है। नर जनन छिद्र बारे में पूछा 17वें खंड में, 14वें खंड में, 18वें खंड में, 19वें खंड में। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या, नर जनन छिद्र पूछा है ना, वो होता है बेटा 18वें खंड में। लेकिन यदि मादा पूछता तो मादा किस में आता है, 14 खंड में आता है। अगर मादा पूछेगा तो 14वें खंड में, और नर जनन छिद्र पूछेगा तो 18वें खंड में। यही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, और आने का भी चांस है इस बार। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन आ रहा है। काकरोच की लार में उपस्थित एंजाइम क्या है, पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज। तो कॉकरोच को जो लार होता है उसमें एमाइलेज नामक एंजाइम उपस्थित होता है। ठीक है, याद रखिएगा एमाइलेज। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन से देश में लाख का उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, कौन से देश में लाख का उत्पादन अधिक होता है, देखते हैं। जापान, फिलीपींस, भारत और चीन। तो लाख के उत्पादन में जो है भारत का अव्वल स्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाख का प्रमुख संगठक क्या है, यानी कि लाख के संगठन में सबसे ज़्यादा कौन सा चीज़ पाया जाता है, रेजिन, मोम, गोंद या शर्करा। तो भाई रेजिन पाया जाता है, 68% अपन पढ़े हुए हैं। ठीक है, 68% ये पाया जाता है, तो यही इसका सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मधुमक्खी में कमी होती है, दिया हुआ है ऑप्शन नर और मादा। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं, नर एवं मादा या दोनों उभयलिंगी। तो भाई देखे होंगे कि भाई मधुमक्खी के जो कॉलोनी होती है उस पर सबसे ज़्यादा संख्या तो किसका होता है, मादा का होता है या श्रमिक का होता है। श्रमिक क्या है, एक प्रकार का बांझ मादा होता है, तो मादा की संख्या तो ज़्यादा होता है। और रानी मधुमक्खी होती है ना, तो वो भी मादा की श्रेणी में आते हैं। अब बच क्या जाता है, नर। तो नर की जो संख्या होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसकी कमी होती है, हम लोग सही आंसर कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद 21वां क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। शहद की मक्खी कृषि के लिए किस कारण से अधिक उपयोगी है, यानी कि जो मधुमक्खी है वो कृषि के लिए किस कारण से सबसे ज़्यादा उपयोगी। यहाँ पर मेंशन किया गया है कृषि के लिए, किसके लिए, कृषि के लिए। तो देखो शहद प्राप्ति के लिए उपयोगी है, या परागन में मदद करते हैं इसलिए कृषि के लिए उपयोगी है, औषधि प्राप्ति होते हैं, मनोरंजन। तो कृषि के लिए बोला है तो भाई परागन करती है इसलिए ये सबसे ज़्यादा उपयोगी है।
जितना भी कीट के द्वारा परागन होता है उसमें 80% जो परागन करता है वो कौन करता है? मधुमक्खी करता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अच्छा, आप लोग को एक जानकारी दे देता हूँ महत्वपूर्ण, यदि आप लोग को और भी टेस्ट सॉल्व करना है एग्ज़ाम तक तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, और चाहो तो आप मुझे इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं ट्रिक वगैरह लेकर के आता हूँ, तो आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम को बिल्कुल आप लोग ज़रूर रूप से ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, डेली क्वेश्चन डलते हैं उसमें, है ना। उसको ज्वाइन करके आप लोग टेस्ट का फ़ायदा उठाओ, बिल्कुल फ्री में है, ऑफिशियल चैनल है मेरा। ठीक है, तो देखो 22वां क्वेश्चन आ रहा है, रेशम किसका स्त्राव होता है? ठीक है, सिफेलिक ग्रंथि का, जठर ग्रंथि का, मुखीय ग्रंथि का, लार ग्रंथि का। तो रेशम जो रहता है वो लार ग्रंथि से स्त्रावित होने वाला पदार्थ है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है भाई? रांची में है, मैसूर में, देहरादून, नागपुर। इसका जो सही आंसर होगा बेटा वो होगा रांची, झारखंड में। कौन? भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान। ठीक, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेशम क्या है? ये क्वेश्चन आने लायक है। रेशम क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, या कोई नहीं? तो ये एक प्रकार का बेटा ये प्रोटीन है रेशम, याद रखिएगा। रेशम एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाख में कितने प्रतिशत रेजिन होते हैं? अभी जस्ट ऊपर मैंने सॉल्व कराया था कि भाई लाख के संगठन में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? तो रेजिन पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 66 से 90%। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, वन बाय वन करके देखते जाइए आप लोग, इसकी बिल्कुल भी मत करना, बताते हूँ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और लास्ट तरफ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे। ठीक है, 26वां क्वेश्चन है, शहद में पानी पाया जाता है, जो मधुमक्खी का शहद होता है उसमें कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है? तो बेटा वो होता है 17%। कितना होता है? 17% पानी पाया जाता है। ठीक है, ओके। लाख उत्पन्न होता है, लाख किससे उत्पन्न होता है भाई? ठीक है, कीट के मल से, शरीर के स्त्रावन से, शरीर के उत्सर्जन से, या भोजन निष्कासन से। तो मल से तो नहीं होता है भाई लाख उत्पन्न, शरीर के स्त्रावन से होता है। ठीक है, स्त्रावन मतलब शरीर में जो रंध्र पाए जाते हैं, है ना, उसी से वो क्या होता है? निकलता है, जिसको लाख ग्रंथि बोलते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। मधुमक्खी मधु का संग्रह करती है, अमाशय में करती है, लार ग्रंथि में करती है, छत्ते की कोशिकाओं में करती है, ग्रसनी में? तो मधु का जो संग्रह होता है बेटा वो जनरली किस में होता है? छत्ते की कोशिकाओं में होता है। ठीक है, छत्ते की जो कोष्ठ होती है उसमें ला करके वो संग्रह करती जाती है, जिसको मधु कोष्ठ बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयलिंगी जीव कौन सा है? ये बेटा ये क्वेश्चन हो सकता है कि इस बार आ जाए, है ना। उभयलिंगी यानी कि नर और मादा जो जनन अंग होता है वो कौन से जीव में पाया जाता है? लाख में, रेशम कीट में, केचुआ और मधुमक्खी। इसका जो सही आंसर होगा बेटा वो है केचुआ। केचुआ में नर और मादा भाग दोनों पाया जाता है। जैसे ऊपर में मैं बताया ना कि 14वें खंड में क्या होता है? मादा जनन छिद्र होता है, और 18वें खंड में नर जनन छिद्र होता है। तो दोनों दोनों अंग मौजूद होते हैं, इसलिए क्या है? उभयलिंगी, है ना। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद तो दोस्तों 30वां नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, टिड्डा किस संघ का सदस्य है? टिड्डा जो है ग्रासहॉपर कौन से संघ में आता है? तो जानते हो जो कीट है उसका सबसे बड़ा संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा है। तो आर्थ्रोपोडा इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केचुआ की लाल रक्त का रंजक कौन सा है? कि लाल रक्त के लिए कौन सा रंजक जिम्मेदार है? तो हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, हीमिन या ग्लोबिन दिया हुआ है। तो हीमोग्लोबिन इसके लाल रंग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक कितना होता है? श्वसन गुणांक में क्या करते हैं? निष्कासित होने वाले CO2 की मात्रा और O2 का अनुपात जो रहता है उसको श्वसन गुणांक कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के वसा जो गुणांक होता है वो 1 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर वसा का पूछे तो 0.7 होता है, 0.7 होता है वसा का, और कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काकरोच में रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, किस प्रकार का होता है भाई? खुले प्रकार का होता है, बंद प्रकार का, या दोनों प्रकार का? तो काकरोच का जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो होता है खुले प्रकार का, ओपन टाइप वाला। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, है ना। खुले प्रकार का होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। 34 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा यांत्रिक ऊतक केवल द्विबीजपत्री पौधों में ही पाए जाते हैं? यांत्रिक ऊतक जो केवल द्विबीजपत्री में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो रहता है बेटा वो स्थूल कोण ऊतक ही जो है वो द्विबीजपत्री पौधों में ही पाया जाता है। कौन सा? स्थूल कोण ऊतक।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाहिकाएं काष्ठ तंतु तथा मृदुतक जो है वो किस में पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये जो पाए जाते हैं भाई, ये है जाइलम में पाए जाने वाला एक सब भाग है। ठीक है, वाहिकाएं काष्ठ तंतु ये सब जाइलम का एक भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जाइलम एक्सचार्ज होता है। ठीक है, जाइलम एक्सचार्ज होता है पत्ती में, मूल में, पर्णवृंत में, तने में। तो ये जो होता है बेटा वो मूल में पाया जाता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम की जो बनावट होती है वो कैसी होती है? एक शार्ज प्रकार का होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बीजपत्री पौधों में ग्राफ्टिंग किस कारण संभव नहीं हो पाता? किस कारण से? है ना, एक बीजपत्री पौधों में जो है अपन ग्राफ्टिंग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि बिखरा हुआ संवहन पुल है, समांतर श्रीराम विन्यास है, साकीय पौधा या कैम्बियम अनुपस्थित होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा कैम्बियम अनुपस्थित होता है ना। कैम्बियम के कारण ही ग्राफ्टिंग का प्रोसेस हो पाता है। पूछेगा ग्राफ्टिंग वाले क्वेश्चन में भी कि भाई ग्राफ्टिंग के लिए कौन जिम्मेदार है, तो ग्राफ्टिंग के लिए कैम्बियम जिम्मेदार है। कैम्बियम का ही परत क्या होता है? अटैच होता है, तो जो कि एक बीजपत्री पौधों में नहीं पाया जाता, इस वजह से कैम्बियम इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38वां नंबर आ रहा है, निम्न में कौन सा मालवेसी कुल का प्रमुख लक्षण है? पृथक पुंकेसर, युक्तांडपी जायांग, बहुसंघी पुमंग या एक संघी पुमंग? ठीक है, तो एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, एक संघी पुमंग पाए जाते हैं मालवेसी कुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। ठीक है, क्रूसीफेरी कुल का फल है, इसको ऊपर में भी बनाए थे अपन, अब ये अलग से होकर क्या आया है ना। क्रूसीफेरी कुल का जो फल है वो क्या कहलाता है बेटा? सिलिकुआ। क्या कहलाता है? सिलिकुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्विअंडपी, युक्तांडपी, द्विकोष्ठी, स्तंभी बीजांडासन और तिर्यक पट किस में पाया जाता है? तिर्यक पट मतलब तिरछा जो अंडाशय रहता है किस में पाया जाता है? ऊपर में ही बना चुके हैं इसको, सोलेनेसी में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसलिए अलग अलग पैटर्न में भी यहाँ पर बना करके दिया हूँ। तिरछा अंडाशय बोलेगा, तिर्यक अंडाशय बोलेगा, या तिर्यक पट भी बोल सकता है। ठीक है, तो 41वां क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर बेटा पुष्प सूत्र दिया हुआ है, उसको पहचानना कि किसका ये पुष्प सूत्र है। ठीक है, त्रिज्या सम्मित दिया है, द्विलिंगी है, कैलिक्स 5 होता है, कोरोला 5 होता है, और कैलिक्स और पुमंग जो है आपस में जुड़े होते हैं, और पुमंग जो रहता है क्या रहता है? अनंत होता है। ठीक है, तो ये किस में होता है बेटा? ये मालवेसी बस में होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मालवेसी, याद रखिएगा, है ना। असंख्य पुमंग होता है उसमें। ठीक है, आप लोग दशमत का फूल देखे होंगे, उसमें पीला पीला कलर का जो रहता है वही सारा पुमंग, और उसकी संख्या जो रहती है अनगिनत होती है, इसलिए अनंत कर दिया गया, तो याद रखिएगा, है ना। 42वां नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, मेंडल ने मटर के पौधों का चयन क्यों किया? वे सस्ता था, वे आर्थिक महत्व के थे, आसान उपलब्धता थी, या 7 जोड़ी विपर्याय लक्षण थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो यही होगा, 7 जोड़ी विपर्याय लक्षण पर उसने स्टडी किया था, इस वजह से इसको उसने चयन किया। ठीक है, नेक्स्ट, कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा क्या है? यानी कि कोशिकाओं में जो रहता है ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है बेटा? तो वो रहता है एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी, एडिनोनिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित रहता है। ठीक है, अंतरावस्था जीवन में क्या होता है बेटा? कोशिका विभाजन की एक अवस्था आता है, पहली अवस्था जिसको अंतरावस्था बोलते हैं। उसमें G1 फेज में क्या होता है? 3 फेज होता है अंतरावस्था में, G1, S फेज और G2। तो G1 फेज में क्या होता है? G1 फेज में होता है आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल का निर्माण कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? तो ग्लाइकोलिसिस चक्र में होता है भाई। पायरुविक अम्ल का निर्माण कहाँ पर होता है? ग्लाइकोलिसिस चक्र में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कोशिका में श्वसन का स्थल क्या होता है? कोशिकाओं में श्वसन कहाँ पर होता है? ठीक है, तो वो होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर प्रकाश संश्लेषण पूछे कहाँ पर होता है, तो वो होता है बेटा क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना और स्ट्रोमा में होता है, उसको क्लासीफाई कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47वां नंबर, पौधों में ऑक्सीश्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ना, वो श्वसन का जो रहता है उसका अंतिम उत्पाद क्या है? CO2, जल और ऊर्जा, ये तीनों निकलता है। ऑप्शन ए में केवल CO2 और ऊर्जा दिया है, तो जल भी तो बाहर आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48वां क्वेश्चन आ रहा है, पौधों में अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का क्या अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज, पायरुविक अम्ल,
एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो ये जो इसका सही आंसर होगा वो हो एथिल अल्कोहल। ये एथिल है, इसको यहाँ पर लेके आइएगा, है ना, अलग अलग हो गया एथिल अल्कोहल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश हेतु तरंग दैर्ध्य किस भाग में सर्वाधिक होता है? मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो किस रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा होता है इनमें से, है ना। तो सबसे ज़्यादा इनमें से क्या होगा, हरा, लाल, पीला और बैंगनी दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, लाल। और सबसे कम अगर पूछेगा तो वो होता है बेटा हरा में। किस में होता है, हरा में। ठीक, 50वां नंबर का क्वेश्चन में चलते हैं, रंध्र वाष्प उत्सर्जन किस समय लगभग पूर्ण रूप से बंद हो जाता है या रुक जाता है? रंध्र द्वारा जो वाष्प उत्सर्जन होता है वो। ठीक है, तो रात में बंद हो जाता है, सुबह के समय, शाम को, या कोई नहीं। तो रात के समय पूर्णतः वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। 51 नंबर का क्वेश्चन, सामान्यतः वाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है। वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए कौन से मीटर का यूज़ करते हैं बेटा? तो वो करते हैं पोटोमीटर का यूज़ करते हैं। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पौधों में बौनापन किसके प्रभाव से नियंत्रित किया जाता है? बौनापन जो रहता है वो किसके कारण नियंत्रित करते हैं? जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या इथिलीन? तो ये है भाई जिब्रेलिन जो हार्मोन है वो बौनेपन के प्रभाव को नियंत्रित करता है। ठीक है, पौधा बौना रहेगा, खिला मन। ठीक, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? NAA, IBA, 2,4-D और IAA। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो दिख रहे हैं वो ऑक्सिन हार्मोन के प्रकार हैं, और ऑक्सिन हार्मोन दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक होता है और एक संश्लेषित। तो प्राकृतिक कौन सा बेटा, ये IAA है, और जो बाकी दिख रहा है वो संश्लेषित है। ठीक है, जो जिसको पौधों से संश्लेषित किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिड्डा में मुखांग विकसित होता है, काटने और चबाने वाला, चूसने और चाटने वाला, चूसने और चुभाने, कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, काटने और चबाने वाला। चीविंग एंड बाइटिंग टाइप से इसमें मुखांग पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कोकून में रेशम के धागे को परस्पर जोड़ने वाला पदार्थ है। जब कोकून बनता है, कोकून जी यानी कि कोसा, तो उसमें जो धागे रहते हैं उसको आपस में कौन जोड़ता है? सेरिसिन, गोंद, सीमेंट या कोई नहीं? उसमें जोड़ने वाला कौन है? सेरिसिन नामक पदार्थ है जो आपस में धागा को जोड़ करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन सा कीट फसलों के लिए सर्वाधिक हानिकारक है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, आ सकता है। ठीक है, तो देखो क्या क्या दिया है, दीमक, टिड्डा, मधुमक्खी, काकरोच। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बेटा क्या होगा, टिड्डा होगा। क्या होगा, टिड्डा। ठीक है, दीमक जो है गेहूं की फसल में ज़्यादा लगता है ना, और मधुमक्खी तो नुकसान नहीं पहुंचाता, लाभदायक कीट में आता है। तो ऐसा भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा कीट लाभदायक है या हानिकारक नहीं है? तो भाई ये है ना। तो हमारा अभी फिलहाल जो क्वेश्चन दिया उसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ओके। 57 नंबर का क्वेश्चन है, काकरोच की देह गुहा होती है, सिलोम, स्यूडोसील, हीमोसील या सिलेट्रॉन? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सीमोसील, हीमोसील, है ना। जो वो काकरोच की देह गुहा होता है वो कैसा होता है, हीमोसील वाला होता है। काकरोच की लार ग्रंथि में उपस्थित एंजाइम है। ठीक है, तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ये भी आता है इसलिए दो बार दे दिया इसको मैं। एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दीमक का सही वर्गीकरण क्या है? यानी कि दीमक को किस वर्ग में रखा गया है? देखो भाई कौन से गण में रखा गया है, आर्थोप्टेरा, आइसोप्टेरा, ओडोनिटा या हेमिप्टेरा? तो ये जो है आइसोप्टेरा गण में आता है, हेमिप्टेरा में लाख कीट आता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलो 60वां क्वेश्चन में चलते हैं, कौन से मधुमक्खी व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ना? कौन सा मधुमक्खी जो है, तो एपिस डॉर्सेटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस मेलिपोना। तो व्यापारिक रूप से बोला है तो एपिस जो मेलिफेरा है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी है। ये एक यूरोपीय मधुमक्खी है जिसको भारत में ला करके पाला जा रहा है। ठीक है, ठीक है। और भारत की मधुमक्खी पूछेगा सबसे अच्छी कौन सी है, तो एपिस इंडिका है बेटा। ठीक है, और एपिस डॉर्सेटा आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना जाता है, ये वाला एपिस डॉर्सेटा। समझ में आ गया? ठीक है, चलो दोस्तों 61 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, अधोवर्ती अंडाशय और सिपसेला फल फिर से क्वेश्चन आ चुका है, मालवेसी, कंपोजिटी, क्रूसीफेरी और ग्रेमिनी। तो इसका आप लोग आंसर मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन ऊपर अपन ने बनाया है, अधोवर्ती अंडाशय और सिपसेला फल किसमें पाया जाता है करके पूछा जा रहा है। इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर गलत करते हो तो भाई आप लोग
अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया, ऊपर आप लोग अच्छे से ध्यान नहीं दे मैं क्वेश्चन बनाया, ठीक है, तो जरूर इसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। 62 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, केचुए का रक्त वर्णक क्या है, ठीक है, ये भी मैं ऊपर में बता चुका हूँ, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है। चलो 63 नंबर का क्वेश्चन में चलते हैं। समान जाति के दो अलग अलग किस्म के बीज संकरण करना कहलाता है। समान जाति रहेगा बेटा और उनके बीच में समान जाति रहेगा, लेकिन समान जाति के अलग अलग किस्म के बीच में अगर संकरण कराएंगे तो वो किस प्रकार का संकरण होगा, वो होगा अंतः किस्म संकरण, ठीक है। अलग अलग किस्म के बीच में होगा तो अंतः, समझ आ गया, ठीक। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की खोज किसने किया भाई, तो स्टीफन हेल्स ने किया है। किसने किया है, स्टीफन हेल्स ने किया है, ठीक है। निम्न में से कौन सिल्क उत्पादक है, बॉम्बिक्स इंडिका, बॉम्बिक्स मोराई, एपिस इंडिका, लेसिफर लेका। सिल्क यानी कि रेशम का जो उत्पादन है वो कौन करता है, ठीक है, तो बॉम्बिक्स मोराई जो है वो रेशम का उत्पादन करता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद कौन सा है, ठीक है, RU, BP, PGA, OOA या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, PGA, ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, PGA जो है, ठीक है, फास्फोग्लिसरिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। चलो, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया, ये PAT में आया हुआ क्वेश्चन है, MP PAT में भी आया है, ठीक है, तो किसने दिया था भाई, तो वी टेकर नामक व्यक्ति ने 5 जगत का वर्गीकरण किया था। पादप, जंतु, ये सब में बांटा था ना, मोनेरा जगत, ये सब में बांटा गया था, कुल 5 जगत होता है, तो वो 5 जगत को किसने दिया, वी टेकर नामक वैज्ञानिक ने दिया, ठीक है। क्रेंज शारीरिकी आंतरिक संरचना पाई जाती है, तो क्रेंज शारीरिकी जब भी आए तो याद रखिएगा C4 पौधा में पाया जाता है, क्रेंज एनाटॉमी या क्रेंज शारीरिकी बोले तो, ठीक। अगर इसके जगह C4 नहीं देगा तो C4 का कोई भी पौधा एग्जाम्पल से लेकर उठा देगा, तो ऐसे भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा C4 पौधा कौन कौन सा होता है ना। चलो नेक्स्ट, परिदल पुंज किस कुल की एक विशेषता है, ठीक है, परिदल पुंज जो है वो कौन से कुल की विशेषता है, तो ये जो है यहाँ पर ऑप्शन गलत है, क्रूसीफेरियम नहीं होता है, मालवेसियम नहीं होता है, कंपोजिटिम नहीं होता है, सोलेनिसियम नहीं होता है, ये होता है बेटा ग्रैमिनी कुल में। कौन से कुल में, ग्रैमिनी कुल में होता है, तो याद रखिएगा परिदल पुंज जो जिसको पेरियंथ बोलते हैं, है ना, वो ग्रैमिनी में पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट, बिंदु स्त्राव के लिए कौन उत्तरदायी है, यानी कि गटेशन जो होता है, रंध्र के थ्रू जल बाहर आते हैं, परासरण के कारण होता है, मूल दाब के कारण, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या श्वसन के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, मूल दाब के कारण बिंदु स्त्राव जो होता है। अच्छा, इसको किसने दिया था भाई, ठीक है, बिंदु स्त्राव को किसने दिया था, तो इसको आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, बिंदु स्त्राव यानी कि गटेशन को किसने दिया था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है 71वां नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, हिस्टोरिया प्लांटेरम के लेखक कौन है, डार्विन है, थियोफ्रास्टस है, कैरोलस लिनियस है या बेंथम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है, थियोफ्रास्टस, ठीक है, ठीक। जेनेरा प्लांटेरम बोलेगा तो बेंथम होकर आएगा, लेकिन हिस्टोरिया प्लांटेरम बोल रहा है तो थियोफ्रास्टस आएगा, समझ आ गया। चलो 72वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। वर्गीकरण की आधुनिक पद्धति कौन सी है, जब वर्गीकरण किया गया था तो वर्गीकरण के 3 सिद्धांत थे, कृत्रिम, प्राकृतिक और जातिवृत्ति, तो तीनों यहाँ पर लिख दिया गया, बट पूछा है आधुनिक पद्धति कौन सा है, तो वो है जातिवृत्ति पद्धति, जिसको हचिंसन ने दिया था, है ना, किसने दिया था, हचिंसन ने, याद रखिएगा। अपूर्ण रूपांतरण पाया जाता है, किसमें पाया जाता है भाई, काकरोच में, रेशम कीट, मधुमक्खी या चींटी में। तो अपूर्ण रूपांतरण मतलब जो रहता है वो काकरोच में पाया जाता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुली फार्म कोशिकाएं पाई जाती है, ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुली फार्म कोशिकाएं जो रहती हैं जनरली आप लोग जब पढ़ोगे ये पत्तियों में पाया जाता है, बट यहाँ पर 2 प्रकार का भी पत्ती दिया, एक बीजपत्री की द्विबीजपत्री पत्ती में, तो एक बीजपत्री पत्ती में ही उपस्थित होता है, ठीक है। फूली टाइप से कोशिकाएं रहती हैं, उसी को बुली फार्म कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट, बरगद से लटकने वाले जड़ का क्या कार्य है, वृक्ष को सहारा देना, श्वसन के लिए या जल अवशोषण के लिए। तो भाई वृक्ष को सहारा देने के लिए, है ना, ये लटकती है या इसका कार्य है, ये सब नहीं होगा, ठीक है। लकड़ी है या काष्ठ है वो क्या है, प्राथमिक जाइलम है, प्राथमिक फ्लोएम है, द्वितीयक जाइलम या द्वितीयक
फ्लोएम है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या होगा बेटा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, द्वितीयक जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम इसको अपन क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, 70वां नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, एंडोडर्मिस जो है विभेदित नहीं होता है, एंडोडर्मिस विभेदित नहीं होता है। एक बीजपत्री जड़, द्विबीजपत्री जड़, एक बीजपत्री तना, द्विबीजपत्री तना। तो ये इसको ऊपर में ही बनाया था, एंडोडर्मिस विभेदित नहीं होता है, एक बीजपत्री तना में विभेदित नहीं होता है। ये समझ आ गया, एक बीजपत्री तना में विभेदित नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ठीक, चलो 78वां नंबर का क्वेश्चन है, फोटो सिस्टम 1 यानी कि PS1 में किस तरंगदैर्ध्य का प्रकाश अधिक चाहत के साथ अवशोषित किया जाता है। यानी कि कौन PS1 में कौन से वेवलेंथ का जो प्रकाश है सबसे ज़्यादा अवशोषित किया जाता है, तो होगा 480 nm यानी कि नैनोमीटर से अधिक, 480 nm से अधिक। या PS2 में जब पूछा जाए, PS2 में तो 480 से कम वेवलेंथ वाला को वो ग्रहण करता है। ठीक है, ओके। वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है शुष्क वातावरण, कम वातावरण दबाव में या अधिक तापमान में, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो बेटा वो क्या होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही आंसर होगा। शुष्क वातावरण में वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, कम वातावरण दबाव में भी होता है, अधिक तापमान में होता है ना। तो इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए 80 नंबर का क्वेश्चन है, एक समद्विपार्श्व पर्ण में यानी पत्ती में वात रंध्रों की संख्या होती है। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ये समद्विपार्श्व पत्ती किसको बोलते हैं, जिसका दोनों सतह समान होता है उसको समद्विपार्श्व बोलते हैं। जो कि एक बीजपत्री होता है, मतलब एक बीजपत्री जो पत्ती होता है उसके ऊपरी सतह और निचली सतह में समान रूप से रंध्र पाए जाते हैं, तो उसी को समद्विपार्श्व पत्ती बोलते हैं। तो रंध्रों की संख्या के बारे में बोला गया, निचली सतह पर अधिक होता है, ऊपरी सतह पर अधिक होता है, दोनों सतह पर बराबर होता है या दोनों सतह में अनुपस्थित होता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या है, दोनों सतह पर बराबर होता है। बट अगर द्विबीजपत्री पत्ती के बारे में पूछे तो उसके केवल निचली सतह में रंध्र पाए जाते हैं। कहाँ पर, निचली सतह पर। ठीक है, 81 नंबर का क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावशाली तरंग कौन सा है, कौन से कलर का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो कौन है भाई, हरा है। सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन था, लाल। ठीक है, सबसे कम कौन है, हरा। तो हमारा अभी फिलहाल जो आंसर आएगा, कम प्रभावशाली तरंग कौन है, हरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, 81 नंबर का आ रहा है, 82 नंबर का आ रहा है, सूर्य के प्रकाश का सशक्त परावर्तक कौन है भाई, गन्ना, गेहूं, चावल, पपीता। उसका जो सही आंसर आएगा वो कौन है, सूर्य के प्रकाश का सशक्त परावर्तक कौन है, गन्ना है, गन्ना। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, परागन में मदद पहुंचाने वाला कीट कौन है भाई, बॉम्बिक्स मोराई, एपिस डॉर्सिटा, लैसिफर लेका, कोई नहीं। तो बॉम्बिक्स मोराई किसका है ना, रेशम कीट का नाम है, तो वो परागन में ज़्यादा मदद नहीं पहुंचाते। एपिस डॉर्सिटा ये मधुमक्खी का है, तो मधुमक्खी करते हैं, तो यही हमारा सही आंसर होगा। लैसिफर लेका लाख कीट का नाम है। ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना, ये बहुत ही अच्छा सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक, केचुए और काकरोच के बीच सामान्य बनावट क्या है, कोकून, ऊपरी नर्व कार्ड, निचली नर्व कार्ड, ओमेटिडिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो निचली नर्व कार्ड दोनों का सेम रहता है, सामान्य बनावट है, दोनों में सेम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुए में सूक सीटी का कार्य क्या है। ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा। केचुए में सूक या सीटी जो बोलते हैं हर एक खंड में पाया जाता है, 3 खंड को छोड़ करके, जिसको क्लाइटेलम क्षेत्र बोलते हैं, है ना। ऐसा क्षेत्र जिसमें सूक या सीटी नहीं पाया जाता उसको क्या बोलते हैं, क्लाइटेलम क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सूक जो होता है, सीटी जो होता है, उसका क्या कार्य है, पाचन, उत्सर्जन, गति या प्रजनन। तो भाई गति के लिए वो जिम्मेदार है। ठीक है, याद रखिएगा। 86 नंबर का क्वेश्चन, रेशम इकट्ठा करता है, कौन करता है भाई, ये भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आरईओ में पूछा गया है, उपार्जन बहुत बड़े बड़े जॉब एग्जाम में आते हैं ये। लार्वा, प्यूपा, वयस्क, कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है बेटा लार्वा आएगा। रेशम कीट जो रहता है, रेशम इकट्ठा कौन करता है, लार्वा स्टेज में होता है। ठीक, लार्वा करता है। किसकी आंत में टिफ्लोसोल उत्पन्न होता है, ये भी बहुत ज़्यादा आ चुका है क्वेश्चन, 2-3 बार पीएटी में, एमपी पीएटी में पूछा गया। केचुआ, तिलचट्टा, टिड्डा, रेशम कीट। तो केचुआ में टिफ्लोसोल उत्पन्न होता है जो कि अवशोषण में मदद करता है, पूछेगा क्वेश्चन। टिफ्लोसोल केचुआ में क्या काम करता है, तो अवशोषण में मदद करता है। संवहन पुल का अरीय व्यवस्थापन किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है भाई, तो वो पाया जाता है मूल यानी कि जड़ में। किसमें पाया जाता है, जड़ में, अरीय व्यवस्थापन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन है,
जगत, वंश, जातीय, संघ। तो सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो क्या आता है, जाति यानी कि स्पीसीज, और सबसे बड़ा इकाई पूछेगा तो क्या आएगा, जगत आएगा। क्या आएगा, जगत यानी कि किंगडम। यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। चलो 90 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, कंपोजिटी कूल का विशिष्ट लक्षण क्या है, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, अधोवर्ती अंडाशय, तिर्यक अंडाशय, कोई नहीं। तो ये बार बार क्वेश्चन आ गया है, देखो ये आ सकता है बेटा, इसलिए मैं बार बार दे रहा हूँ, अधोवर्ती अंडाशय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंधेरी में रंध्र को बंद करने में सहायक हार्मोन, ये एमपीपीएटी में 2-3 बार पूछा गया है, सीजीपीएटी में भी आ चुका है। अंधेरे में रंध्र को कौन बंद करता है, एबीए, आईबीए, GA3 या G18। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, IBA। ठीक है, IBA जो है वो हार्मोन को, जो रंध्र को है वो क्या करता है, बंद करता है। ठीक, एक्चुअल में सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया है। अच्छा, 91 नंबर का क्वेश्चन है, अंधेरे में रंध्र को बंद करने में सहायक हार्मोन कौन सा है, ABA, IBA, GA3, G18। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, वो ABA, एब्सिसिक एसिड। यही जो है वो रंध्र को बंद करने में हेल्प करता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, एकल संकर क्रॉस में बैक क्रॉस अनुपात होता है 9:3:3:1, 3:4:7, 1:1, 1:2:1। एकल संकर क्रॉस जब होता है तो उसका बैक क्रॉस कितना आता है, 1:2:1। ठीक, चलिए, प्रकाश श्वसन किसमें पाया जाता है, धान में, मक्का में, गन्ना में, अनानास में। तो प्रकाशी श्वसन जो होता है वो C3 पौधा में होता है। किसमें होता है, C3 पौधा में होता है, और C2 और C4 में नहीं पाया जाता है। तो C3 पौधा कौन है बेटा, धान है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, 94 नंबर का क्वेश्चन में चलते हैं। क्या दिया हुआ है, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, कौन देता है भाई, एब्सिसिक अम्ल, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स या ऑक्सिन। तो कोशिका विभाजन को प्रमोट कौन करता है बेटा, साइटोकाइनिन। समझ आ गया, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा या प्रमोट करता है। पादप प्रजनन का प्रथम चरण कौन सा है बेटा, वरण, संकरण, विपुंसन, हार्वेस्टिंग। तो ये जो है संकरण का या पादप प्रजनन का पहला है, सलेक्शन बोलते हैं जिसको, पहला चरण है ना, वरण, इसको सलेक्शन भी बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट 96 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, साइनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में होता है, साइनेप्सिस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। जाइगोटिन, याद रखिएगा, साइनेप्सिस पूछेगा तो जाइगोटिन में होता है। ठीक, ओके, नेक्स्ट, कोशिका विभाजन के किस चरण में G1 प्रवस्था, S प्रवस्था, G2 प्रवस्था होता है। इसको अपन ऊपर में बना चुके हैं। तो कौन से अवस्था में आता है भाई, अंतरावस्था में आता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 98 नंबर का क्वेश्चन, युग्मक का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। युग्मक जो है ना, किसके द्वारा बनता है, विखंडन, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। तो जितने भी जीवों में अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक निर्माण के द्वारा होता है। ठीक है, जीवों की उत्पत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर का, जीन विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आ सकता है स्थूल पट्ट अवस्था में, द्विपट्ट अवस्था में, पारगति क्रम में या तनुपट्ट अवस्था में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, स्थूल पट्ट यानी कि पैकेटिन अवस्था में होता है। पैकेटिन में क्या होता है, जीन विनिमय होता है। और लास्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है। समसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, वो होगा प्रोफेज। समझ आ गया, क्या होगा, प्रोफेज। और मेटाफेज जो होता है, ठीक है, एनाफेज, टीलोफेज, इन तीनों में मेरे को आप लोग कमेंट करके बताइए कि सबसे छोटी अवस्था कौन सी है। सबसे बड़ी तो मैंने बता दिया प्रोफेज, लेकिन सबसे छोटी आप लोग को बताना है कौन सा है, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज में। क्लियर। तो ये रहा आज आप लोग का सेशन। आई होप सभी को पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। ठीक है, और इसी तरह सारे वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं यूट्यूब चैनल में, बाकी वीडियो को भी देख लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, आप लोग की काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।